आशीष अभिनव के आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से क्या निकला या फिर बिहार की राजनीति में क्या कोई सच में बड़ा बदलाव होने वाला है। जिस तरह का सियासी हलचल देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम कयासबाजियां चल रही हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कमल किशोर सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दो प्रवक्ता हमारे साथ, डॉक्टर रामसागर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार तक पर लगातार आप इनको सुनते रहे हैं। डॉक्टर सुनेशीष वर्धन जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज शुरुआत करते हैं राजनीतिक विश्लेषक से, उसके बाद दोनों जो प्रवक्ता हैं उनके तर्क जो हैं वो लिए जाएंगे और तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आलोक पांडे सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि तमाम मतलब बैठकों का दौर अभी भी चलेगा। और देखिए बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। दर्शकों को हम बता दें कि जैसे जैसे उस बैठक की जानकारी हमें निकल कर आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैठक के बाद आलोक पांडे सर, क्या रिजल्टेंट इसका निकलेगा और क्या अब फाइनल दौर की बातचीत, चूंकि कहा जा रहा था सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या लग रहा है बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए? ललन सिंह चूंकि गए नहीं, संजय झा उनकी तरफ से गए हैं, लेकिन बैठक सफल रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, इंडिया गठबंधन को बैठक अब सफल करना ही पड़ेगा। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कुछ भाई अब ऐसा करो, कंक्रीट करो। 3 बार बैठ चुके हैं, आज चौथी मीटिंग है। नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि केवल आप मीटिंग ही करते रहेंगे या कुछ आगे भी बढ़ेंगे। अगर W=F/D होता है, आप फोर्स कितना भी लगा लें, अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहे तो वर्क तो 0 है। आप कितनी भी मीटिंग कर लें, अगर मीटिंग में केवल ये बात आता है कि हम एनडीए को हराएंगे, संविधान बचाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, तो फिर इससे ये कॉन्क्रीट नहीं है। आपको अपना एक सिनेरियो, आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव रखना होगा देश की जनता के पास। आप एनडीए गठबंधन का एक अल्टरनेटिव बनने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बताइए कि आपका नेता कौन। चलिए नेता नहीं बता रहे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या है मोदी को हराने के सिवा? आपको ये बताना ही होगा। आप ये कह के नहीं बच सकते। तो जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, मैं बहुत नेताओं से सहमत नहीं होता आमतौर पे, मेरा अपना विश्लेषण है, लेकिन नीतीश कुमार जी की इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि कुछ कॉन्क्रीट करिए। हालांकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कुछ कॉन्क्रीट करिए, तो उनका अप्रत्यक्ष ये कहना होता है कि भैया हमको बनाओ पीएम पद का उम्मीदवार। हालांकि ऐसी एक एक कर अपनी बात रखें। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी मेहमानों से, चूंकि देखिए जब हम एक एक कर अपनी बात रखते हैं तो मैसेज सही से डिलीवर्ड होता है और थोड़ा सा ये टीवी डिबेट से हम सभी लोग चाहते हैं कि अलग हो और जनता तक सही मैसेज पहुंचे। आलोक सर, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए कई तर्क जो दिए जा रहे हैं बिहार राजनीति में डेवलपमेंट को लेकर के, और सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं। प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार से गर्मजोशी से स्वागत करना, मिलना, इसके बाद से ये कयासबाजियां लगने लगी, राजनीतिक बाजार गर्म हो गया। चूंकि देखिए जेडीयू नेताओं से लगातार ताबड़तोड़ मुलाकात भी हुई नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो की नारेबाजी भी हुई पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा। तो यह कहा जा रहा है एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर यह सामान्य घटना है, सामान्य बैठक थी, सामान्य तरह, चूंकि बाइडेन आए हुए थे, G20 का सम्मेलन चल रहा था, इसलिए नीतीश कुमार का वहां जाना मतलब एक प्रोटोकॉल के तहत था। कैसे देखते हैं इसे? आशीष जी, अगर नीतीश कुमार जी न जुड़े होते तो ये सामान्य घटना में मान सकता था, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी, तो उनकी खूबसूरती है वो सामान्य को असामान्य बना देते हैं। नीतीश कुमार जी के बयानबाजी आप देखिए, उन्होंने, हमने उनकी बयान को और सुना था। वो कार में बैठ के इंटरव्यू दिए थे, बोले हम 4-5 घंटे बैठे ना वहां। तब उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि हमने इतना समय वहां एक्सपेंड किया, इतना समय। और प्रधानमंत्री की वो फोटो जिसमें वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है नीतीश कुमार जी के लिए, और नीतीश कुमार जी उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है। हमने तो कभी इतना रिस्पेक्टफुल नहीं देखा पिछले 1-1.5 साल, तो बिल्कुल ही नहीं देखा जब तो गठबंधन से हटे हैं। दूसरी बात आप और देखिए, G20 की एक मीटिंग में कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहिया था और नालंदा विश्वविद्यालय था कुमार गुप्त कालीन। तो मोदी जी बिहार को लेकर स्पेशल प्रेम दिखा रहे हैं, न केवल नीतीश कुमार जी के साथ बल्कि नालंदा को दिखा करके भी।
तो बीजेपी तो एक संकेत दे रही है, ऊपर ऊपर बुराई करते रहेंगे, नीतीश कुमार आ जाएंगे कभी कुछ और कहने लगेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि नीतीश कुमार कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना रखते हैं। अगर वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं, इसका मतलब वो इंडिया गठबंधन से बार्गेन करना चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये कहना चाहते हैं इंडिया गठबंधन से पीएम कैंडिडेट हमें बनाइए। ठीक है कमल किशोर सर, एक बात, एक ऐसे पेशेंट है तो डॉक्टर का ऑपरेशन कर देते हैं। अब जमाना गया लोग जी, नीतीश कुमार ऐसे पेशेंट डॉक्टर का ऑपरेशन कर देते हैं। दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्या ऑपरेशन करेंगे बेचारे, हाथ में कैंची ही नहीं पकड़ाएगा, हाथ कांपेगा उनका। धैर्य धारण कीजिए, सुन लीजिए। आप राम सागर सर, जब आप ऑपरेशन कर देंगे नीतीश कुमार जी का, जब आप ऑपरेशन कर देंगे नीतीश कुमार जी का, तब हम वो कहने लगेंगे अभी 17-18 सालों में तो नीतीश कुमार ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप कर देंगे सर्जरी, जब आप सफल सर्जरी कर देंगे तो हम ये बात कह देंगे। आप याद रखिए नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं, टक्कर होती लालू है तो नीतीश कुमार को उसको पटक नहीं देगा। नहीं रहे बीजेपी माहिर खिलाड़ी, वो खिलाड़ी बना दिमाग, जनता ने उनका समर्थन, भारत का प्रधानमंत्री कैसे क्वेश्चन के साथ नमस्कार कर रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं राम सागर जी, और फोटो भी निकाल रहे हैं मोदी की अपने सेल से। मोदी जिस तरह का नीतीश कुमार जी को सम्मान दे रहे हैं, चलो क्वेश्चनिंग हो सकती थी, लेकिन उसको ट्वीट करते गए आप मीडिया में बाहर देने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि आप कुछ भी कहते रहे, नरेंद्र मोदी जी उनको अभी विधिवत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम पक्षों पर बात करेंगे, दोनों पक्षों की हम बात रखेंगे, और दोनों हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे और कमल किशोर सर दोनों पक्षों को बखूबी समझ भी रहे हैं, बात भी रख रहे हैं। क्या लगता है पेच हर जगह फंस रहा है आलोक सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है, जब उनकी जब उनका एनडीए चुनाव लड़ रहा था, नीतीश कुमार साथ थे, तो 39 सीटें आई थी, सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, इसमें कहीं कोई दोहराए वाली बात नहीं थी। 39 सीटें, कहीं कहीं तो गठबंधन का व्हाइट वॉश हो गया, एकदम क्लीन स्वीप हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां भी सोचने वाली बात होगी, 39 सीटें 2019 में वो लेकर के आए, नीतीश कुमार साथ थे, अब 16 सीट तो वहां से खिसक गया उनका। क्या मुश्किल तो है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का रास्ता? ऐसे कैसे 272 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे? महाराष्ट्र भी उनके लिए शिवसेना से अलग हटकर लड़े, शिवसेना से, ये तो आज सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है ना, बिहार में भी हो जाएगी सबसे बड़ी पार्टी और सरकार बनेगी। सर ये लोग जान रहे हैं, ठीक है चलिए आलोक सर जवाब दीजिए। ठीक है चलिए आलोक सर जवाब दीजिए। आशीष जी जब यही लोग बोलते हैं तो हम बीच में क्या बोले, नेताओं के बीच में राजनीतिक विश्लेषक की कोई ज्यादा साथ है नहीं है। बिल्कुल महत्ता होती है, राजनीतिक विश्लेषक की महत्ता तो आप बेहतर समझते हैं। बहुत महत्ता होती है। आलोक जी आप बोलिए, मैं आपके साथ हूं, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय है क्या बीजेपी के लिए बिहार कठिन चुनाव एग्जाम है, लेकिन ये भी सच है कि बिहार बीजेपी के लिए कोई भी एग्जाम, क्या बीजेपी कठिन एग्जाम बीजेपी ने कभी पास नहीं किया? ये भी सच है, बीजेपी ने बहुत सारे कठिन एग्जाम पास किए, बहुत सारे सरल एग्जाम वो फेल हो गई। चुनाव में हार और जीत हर दल का है, कोई दल ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी को बिहार में लड़ना कठिन है, लेकिन नीतीश कुमार को कब तक धोती रहेगी जब भी खास उनका मन भी ना हो। शिवसेना को यह लगता था कि अगर बीजेपी के साथ वो नहीं रहेंगे तो महाराष्ट्र बीजेपी खत्म हो जाएगी। एक समय बीजेपी शिवसेना से छोटी पार्टी थी महाराष्ट्र में, आज बड़ी हो गई। एक समय नीतीश कुमार बहुत बड़ी पार्टी थे, आज बीजेपी दूसरे नंबर की है और थोड़े से मत सीट पे नहीं तो नंबर की पार्टी के करीब है बिहार में। बिहार में भारतीय जनता पार्टी उतनी भी कमजोर पार्टी नहीं है और उतनी भी मजबूत कमजोर कौन कह रहा है? बहुत मजबूत पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में बीजेपी के लिए सरल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि वो सर्वाइवल की स्थिति में ना है। आपको जो सी मोटर सर्वे बताते हैं उसमें तो बहुत घाटा है, तो बीजेपी प्लान ए प्लान बी लेकर चल रही है कि प्लान ए ये है कि हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन प्लान बी में है कि तत्का अगर उनके चद्दर में गिर पड़े नीतीश कुमार रूपी तो हम उनके साथ ही काम चला लेंगे। मुझे लगता है बिहार की राजनीति में बीजेपी इन दो प्लान के साथ चल रही है। प्लान ये कि हम स्वयं मजबूत हो और महाराष्ट्र जैसी स्थिति को क्रिएट करें। प्लान बी अगर नीतीश कुमार साथ में आ जाए